शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पता है शीघ्र ही हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था लगभग हमने उस सारे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति कर ली ही है। और जो विषय अभी तक पुनरावृत्ति से बच रहे हैं उनकी कक्षा परीक्षा परसों की कक्षा में आपकी हो जाएगी। और उसी तरह से आज हम ज्ञान सागर पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती को पढ़ेंगे। ये पाठ ज्ञान से भरपूर है। इसमें एवरेस्ट और उसकी चढ़ाई करने वाले लोगों की पूरी जानकारी हमें दी गई है कि किस तरह से भारतीय दल ने एवरेस्ट की चुनौती को पार किया था। सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग कौन थे और एवरेस्ट को दुनिया के सर्वोच्च शिखरों में क्यों गिना जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी है और वहाँ पर चढ़ने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की कक्षा में हम वो सारे विषयों को विस्तार से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। निश्चय ही ये पाठ हमारे लिए प्रेरणादायक है कि हम भी अपने जीवन में ऊंची से ऊंची कठिनाइयों का सामना सरलता से, धैर्यता से और अपने परिश्रम से कर सकते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो जो छोटी छोटी जानकारी आपको दी जाएगी मैं उसको रेखांकित करता रहूँगा। सबसे पहले जानकारी आपके लिए है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। यह इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सागर माता के नाम से पुकारते हैं। अब तिब्बत में एवरेस्ट का नाम क्या है, चोमोलुंगमा, और नेपाल में सागर माता। नेपाली भाषा में सागर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार ये पता चला कि ये संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यानी पूरी दुनिया ने ये कब जाना कि एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 1849 में। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया और जब इसके बारे में लोगों ने जाना तो इसकी सबसे पहला नामकरण क्या हुआ, इसका शिखर 15। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे ये नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम सम्मान में प्रदान किया गया। यानी एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा, जो भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख व्यक्ति थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ा। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 30 महीने तक इस संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए थे। यानी सबसे पहले जो 1921 में जो दल चढ़ा था वो 3 महीने तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक इस पर चढ़ने का प्रयास करते रहे थे और फिर वापस इंग्लैंड लौट गए थे। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर तक की ऊंचाई पर ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेकों दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम भारतीय तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। यानी सबसे पहले एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था, एडमंड हिलेरी और तेनसिंग। एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के थे और तेनसिंग भारतीय थे। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिखर से शिखर के लिए चले
अब यह मैं से अभिप्राय है लेखक का, और लेखक है हरिपाल सिंह आहलूवालिया। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे और बीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। ये जो चित्र में दिखाया गया है, इसी चित्र के आधार पर ये यात्रा कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे से बंधे क्यों हैं, ये पाठ को पढ़ने से पता लगेगा। आपको वहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि ये जो पर्वतारोही होते हैं वे एक दूसरे से रस्सी के सहारे बंधे होते हैं, ताकि अगर एक का संतुलन बिगड़े तो दूसरा उस रस्सी से उसको संभाल सके। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। कितने शेरपा थे? 12। और शेरपा से अभिप्राय है कुछ लोग जो पैसों के पैसे लेकर उनकी सहायता कर रहे थे। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय मैंने करवट ली तो लुढ़कर 3000 फीट नीचे जा गिरेगा। यानी जहां पर लेकर सोया हुआ था वहां पर इतना कम स्थान था कि अगर वह करवट भी बदलता तो वह 3000 फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाता। अब निश्चय ही जो मनुष्य इतनी मुश्किल परिस्थितियों में होगा, उसे नींद तो कहाँ आएगी। स्थानाभाव के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे। पांत शब्द से अभिप्राय है एक पंक्ति में, एक लाइन में। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहां सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चढ़ना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आ गई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। वहीं स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे। अभी आपने पढ़ा था कि वहां पर एवरेस्ट पर पहले और देशों के लोगों ने भी चढ़ने का प्रयास किया था, तो वहां के जो पर्वतारोही टिके थे उन तंबुओं के निशान इन्हें मिल गए थे, और उन पर तवी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। प्यारे बच्चों, अक्सर आप नेशनल जियोग्राफी पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे अभियानों के बारे में देखते हैं, और वह जहाँ पर यह बताया गया होता है कि किस तरह से मनुष्य दुर्गम परिस्थितियों में अपने लक्ष्यों को पाता है, और वो रास्ते में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़ को भी संभाल लेते हैं, ताकि निकट भविष्य में उनको जब भी उस चीज़ की आवश्यकता पड़े तो वो उसका उपयोग सरलता से कर सके। यहाँ बीपी सिंह बीमार पड़ गए। इनकी जगह फूदौर जी हमारे साथ आकर शामिल हो गए। विपिन सिंह की जगह, बीपी सिंह की जगह अब कौन आया? फूदौर जी। यहाँ मैं ये बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हम रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा था? कल्पना कीजिए 8,848 मीटर की लगभग ऊंचाई में मनुष्य के लिए सांस लेना कितना कठिनदायक होगा, और इसके लिए तो उन्हें अपने साथ दिन रात ऑक्सीजन को रखना ही था। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फूदौर जी बंधे हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। कितने शेरपा थे? 7। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम था। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर में आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। ये पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी थी। संकरी होती है प्यारे बच्चों नैरो, संकुचित, और तीखी यानी टेढ़ी। तीखी यहाँ खाने से भी प्राय नहीं होगा, तीखी यानी तिरछी सी। और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से
सतर्क रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही ये टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े और अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था, स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। एक बार फिसलने का मतलब अंत होता 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। यानी अगर वो रेत की क्षमा करें, अगर वो स्लेट की चट्टानों से अगर नीचे गिरते तो कितना नीचे गिर जाते? 5,000 मीटर नीचे। और कहाँ? तिब्बत में। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो वैन क्षेत्र में प्रवेश किया। चट्टानों को, स्लेट की चट्टानों को पार करके वे कहाँ पहुंचे? येलो वैन क्षेत्र में। इसी चट्टानों के में पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो वैन कहते हैं। अब इन चट्टानों को येलो वैन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पीली पीली धारियां हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। अपेक्षाकृत यानी जो उन्होंने उम्मीद की थी उससे कम। इन्हें पार कर हम दक्षिण शिखर के तल तक पहुंचे, जहां से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार फिर से हमने इस कक्षा में सबसे पहले संसार के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट के बारे में पढ़ा। उसे नेपाली और तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है। सबसे पहले एवरेस्ट के बारे में लोगों ने कब जाना था, जानने वाले लोग किस देश के थे, भारतीय पर्वतारोही ने वहां चढ़ने का प्रयास कब किया और किस किस तरह से मनुष्यों को वहां पर चढ़ने की कठिनाइयां आई। इससे आगे हमने पढ़ा कि भारतीय दल जो बहुगुणा रावत, बीपी सिंह और मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का जो दल था वो एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए कब चला था? 26 मई 1965 को। और उनकी यात्रा में उन्हें किस किस तरह की कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। बहुगुणा के स्थान पर फूदौर जी उनके अभियान के इस दल में शामिल हो गए थे, क्योंकि बहुगुणा जी बीमार हो गए थे। इसके हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह की बर्फ की चट्टानों को पार किया, स्लेट की चट्टानों को पार किया और येलो वैन क्षेत्र में वे किस तरह से पहुंच गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी को जहाँ तक हमने आज पढ़ा है आप इसको बार बार पढ़ें और आपकी जानकारी के लिए जो नई नई चीज़ें, नई नई बातें यहाँ से बताई गई हैं, आप उनको अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें। और गृह कार्य में मैंने जो जानकारी आपको दी हैं, आपको उन जानकारियों के आधार पर प्रश्न बना करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। कम से कम आपको 10 प्रश्न लिखने हैं जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं। धन्यवाद। शुभ दिवस।